जो मैंने लास्ट क्लास में आपको टॉपिक पढ़ाया था जेएलपी, उससे हम आगे कंटिन्यू करते हैं। मैं एक बार रिवाइज करता हूँ जो मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। देखो, जॉइंट लाइफ पॉलिसी क्या होता है? इट इज बेसिकली द पॉलिसी टेकन बाय द फर्म ऑन द लाइफ ऑफ ऑल द पार्टनर्स। सभी पार्टनर पे पॉलिसी ली हुई कहलाती है जॉइंट लाइफ पॉलिसी। और हमेशा ध्यान रखना, जॉइंट लाइफ पॉलिसी मैच्योर कब होती है? तो मैच्योर होती है एक तो जब जब पार्टनर की क्या हो जाए, या फिर पॉलिसी का टाइम पूरा हो जाए। मैच्योरिटी की दो कंडीशन है, या तो पार्टनर की डेथ हो जाए या पॉलिसी का टाइम पीरियड समय पूरा हो जाए। जॉइंट लाइफ पॉलिसी फर्म ने ली ऑन द लाइफ ऑफ ऑल पार्टनर। दो कंडीशन है, पार्टनर की डेथ हो जाए या टाइम पीरियड पूरा हो जाए, तो जेएलपी मैच्योर हो जाती है। अब अगर जेएलपी मैच्योर होती है तो मिलता क्या है? पॉलिसी का वैल्यू। क्या मिलेगा अपने को रिटर्न में? जितने की पॉलिसी है वो पैसा पूरा मिल जाएगा, ठीक है ना। बट अगर पार्टनर रिटायर होता है तो पॉलिसी मैच्योर नहीं होती है। उसमें उसको क्या मिलता है? सरेंडर वैल्यू मिलता है, ठीक है ना। तो मैंने आप पिछली बार नोटिंग कराई थी, कुछ कुछ नहीं कराया था, तो एक बार नोटिंग कर लो आप। देखो, मैंने आपको पिछली क्लास में एक यही लाइन लिखवाई थी, इट इज टेक पॉलिसी टेकन बाय द फर्म ऑन द लाइफ ऑफ ऑल पार्टनर। अब लिखो आप, जॉइंट लाइफ पॉलिसी जनरली मैच्योर्स व्हेन, एक तो लिखो डेथ ऑफ पार्टनर, और लिखो एक्सपायरी ऑफ द टर्म। मैच्योर कब होती है? जब पार्टनर की डेथ हो जाए या फिर टर्म एक्सपायर हो जाए। फिर नेक्स्ट लाइन लिखा, इन बोथ द अबव केस इंश्योरेंस कंपनी रीपेज पॉलिसी वैल्यू which is shared by all partners in their profit sharing ratio। इन दोनों केस में अपने को पॉलिसी की वैल्यू मिलती है जो सारे पार्टनर शेयर करते हैं, कौन से रेशियो में? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। अब बच्चों, ये वाला जो केस है ना, ये तो मैंने आपको बताया डेथ के अंदर। अब मान लो अगर किसी पार्टनर का क्या हो जाए, डेथ नहीं हो, क्या हो जाए? रिटायरमेंट। तो लिखो आप नेक्स्ट लाइन में, इन केस ऑफ रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, पॉलिसी डज नॉट मैच्योर एंड ओनली सरेंडर वैल्यू इज पेड टू दी फर्म। रिटायरमेंट पे पॉलिसी मैच्योर नहीं होती, सिर्फ क्या पे हो जाता है? सरेंडर वैल्यू। अब अगला हेडिंग देखो, अकाउंटिंग फॉर जेएलपी। अकाउंटिंग फॉर जेएलपी लिख रहा हूं। लिखना उसमें, द अकाउंटिंग फॉर जेएलपी डिपेंड्स ऑन द पेमेंट ऑफ प्रीमियम। प्रीमियम पेड कैन बी ट्रीटेड इन फॉलोइंग मैनर।
मतलब जेएलपी अकाउंटिंग डिपेंड करती है आप प्रीमियम कैसे पे करते हो, और जो प्रीमियम पे करते हो उसका ट्रीटमेंट ये हो सकता है। प्रीमियम पेड, ट्रीटेड एज एक्सपेंस। सेकेंड, एक तो प्रीमियम को क्या मानो, एक्सपेंस, या प्रीमियम को क्या मानते हैं, असेट। और जेएलपी रिजर्व इज मेंटेन, रिजर्व मेंटेन हो रहा है। पहला केस तो हुआ कि प्रीमियम को एक्सपेंस मानो, सेकंड हुआ प्रीमियम को असेट मानो, और थर्ड हुआ जेएलपी का रिजर्व मेंटेन कर रहे हैं। देयर आर थ्री अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर जेएलपी कि प्रीमियम को एक्सपेंस माने, प्रीमियम असेट माने, और रिजर्व मेंटेन करते हैं। तो अब लिखो आप, व्हेन प्रीमियम पेड is treated as expense, JLP will not appear in the books. When premium paid treated as asset, JLP will appear at surrender value. जब प्रीमियम को एक्सपेंस मानते हैं तो जेएलपी अपीयर नहीं होगा, जब प्रीमियम को असेट मानते हैं तो जेएलपी किस पे चलेगा, सरेंडर वैल्यू पे। जब प्रीमियम को एक्सपेंस माना तो जेएलपी नहीं दिखेगा, जब असेट माना तो जेएलपी किस पे दिखेगा, सरेंडर वैल्यू पे। थर्ड वाला केस फिर कराता हूँ, यहां तक कोई दिक्कत, एनी डाउट, क्लियर है? ठीक है, अब है ना अकाउंटिंग के पहले मैं आपको एक बार इसके एक बेसिक सी क्वेश्चन कराता हूँ जिससे कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा थोड़ा सा, है ना। कॉपी कर लिया, हटा दो, ठीक है। हटा दूं क्या? अब चलो रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर देख लेते हैं एक बार, है ना। देखो ध्यान दो, क्वेश्चन नंबर 2 पे देखना, ए बी एंड सी टेक अ जॉइंट लाइफ पॉलिसी। ए बी और सी ने एक जॉइंट लाइफ पॉलिसी ली। आफ्टर फ्री 5 ईयर बी रिटायर फ्रॉम द फर्म। अब बी ने क्या लिया, तो पॉलिसी मैच्योर होगी क्या, नहीं होगी। अच्छा, इंश्योरेंस कंपनी से अगर पॉलिसी बंद कराएंगे तो क्या मिलेगा, तो बी को सरेंडर वैल्यू मिलेगा सिर्फ। फिर ओल्ड रेशियो इज 2:1, मतलब ए बी सी का पुराना रेशियो कितना है, और रिटायरमेंट किसने लिया, बी ने रिटायरमेंट लिया। आफ्टर रिटायरमेंट ए एंड सी डिसाइड टू शेयर प्रॉफिट इक्वली। अब इसके बाद में ए और सी कैसे शेयर करने को तैयार हो गए, द फर्म हैड टेकन जेएलपी ऑफ 2.5 लाख। अब जेएलपी मतलब पॉलिसी वैल्यू कितनी थी, 2.5 लाख, विद सरेंडर वैल्यू कितनी है, अब ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी 2.5 लाख है और सरेंडर वैल्यू 50,000 है। What will be treatment in partners capital account when JLP is fully charged to revenue as and when paid? अब इसका मतलब समझो, क्या बोल रहा है कि क्या ट्रीटमेंट होगा ऑन रिसीविंग द जेएलपी अमाउंट। अब जेएलपी जब रिसीव होगा, ये अज्यूम करते हो कि जेएलपी प्रीमियम इज फुली चार्ज टू रेवेन्यू, मतलब जो प्रीमियम पे किया वो पूरा का पूरा आपने कहां चार्ज कर दिया, रेवेन्यू खर्चा मान लिया, नहीं मतलब कमाई नहीं। प्रीमियम को आपने रेवेन्यू मतलब पीएनएल में राइट ऑफ कर दिया, उसको रेवेन्यू मतलब पीएनएल राइट ऑफ कर दिया। इसका मतलब ये हुआ कि आपने प्रीमियम पे किया। अब अकाउंटिंग समझना, आपने प्रीमियम पे किया, एंट्री करी जेएलपी प्रीमियम,
टू बैंक, और मान लो 50,000 का ही प्रीमियम पे किया। अब कंपनी आपको बोलती है कि अभी सरेंडर वैल्यू कितना है, या मान लो 10,000 का पे किया आपने, कुछ सालों पुराना पे करते आ रहे हो। कंपनी बोलती है सरेंडर अगर आज बंद करा दोगे 50,000 दे देंगे हम आपको। अब आप क्या करते हो, इस जो प्रीमियम है ना, भले ही सरेंडर चल रही है, बट आप इसको पूरा का पूरा कहां से राइट ऑफ कर देते हो, आप बुक्स में चलाते ही नहीं हो जेएलपी। हर साल आप ये एंट्री करते जा रहे हो। जो पहला केस मैंने बताया ना, देखो कि प्रीमियम को क्या मान रहे हैं। अब मेरे को एक बात बताओ, प्रीमियम को एक्सपेंस माना, हमने प्रीमियम पे किया उसको राइट ऑफ करा, हमने प्रीमियम पे किया उसको राइट ऑफ किया, तो जेएलपी बुक्स में चल ही नहीं रहा है। और सेकंड वाला केस क्या है, जब प्रीमियम को क्या माना, तो जितनी सरेंडर वैल्यू है उससे ऊपर जो अमाउंट है उसको राइट ऑफ किया। नो डिफरेंस, समझे आप? मेरी बात फिर समझना। फर्स्ट केस जो है, प्रीमियम आपने पे किया, आपने एंट्री करी जेएलपी प्रीमियम टू बैंक, मान लो पहले साल एंट्री करी 10,000 से, और पहले साल राइट ऑफ कर दिया पीएनएल टू जेएलपी प्रीमियम कितने से। अब पहले साल सरेंडर वैल्यू भी 0 थी, तो आप बंद भी कराओगे तो कुछ मिलेगा नहीं। तो पहले साल तो भले ही अकाउंटिंग एज ए एक्सपेंस मानते हुए करो, या प्रीमियम को क्या मानते हुए करो, असेट। आप दो, जो हम प्रीमियम दे रहे हैं उसको या तो एक्सपेंस ट्रीट, या फिर क्या ट्रीट कर सकते हैं, असेट। अब पहले साल में आपने प्रीमियम पे किया, और मान लो आपने प्रीमियम को क्या माना, आपने सिस्टम बनाया भाई हम प्रीमियम को क्या मानते हुए काम कर रहे हैं, तो अभी दोनों केस को भूल जाओ। अब पहले साल भले ही प्रीमियम को एक्सपेंस मानो या भले ही प्रीमियम को क्या मानो, तो सरेंडर वैल्यू तो कुछ ही नहीं, तो कुछ भी नहीं मिलना है। तो पहले साल तो फर्स्ट सेकंड थर्ड, जनरली पॉलिसी में पहले साल सरेंडर वैल्यू होती नहीं है। आप एक साल प्रीमियम दो और बंद कराओ, कुछ नहीं मिलेगा आपको। तो पहले साल आपने प्रीमियम पे किया और राइट ऑफ किया, सरेंडर वैल्यू भी कितनी थी, तो भले ही वो असेट हो या एक्सपेंस हो, अकाउंटिंग सेम रहेगी। तो बताओ फर्स्ट ईयर में जेएलपी बुक्स में दिखेगी, नहीं दिखेगी, तो फर्स्ट ईयर में दिखती। अब मान लो सेकंड ईयर आया और कंपनी कहती है भैया सेकंड ईयर पे सरेंडर वैल्यू है 2,000 रुपए की। कितने की सरेंडर वैल्यू है? ये 2,000 तब मिलेंगे जब दूसरे साल का प्रीमियम भर दोगे। आप बोलो भैया मैं तो दूसरा प्रीमियम नहीं भर, तो कुछ नहीं, फिर आपको आप बोलो 2,000 मिल जाए, नहीं, 2 साल प्रीमियम 2,000 मिल जाएंगे आपको। और कब मिलेंगे 2,000? जब बंद कराओगे तो। अब सेकंड ईयर आया, आपने एंट्री करी जेएलपी प्रीमियम टू बैंक, कितना प्रीमियम भरा दूसरे साल में, ये सेकंड ईयर में। अब अकाउंटिंग मान लो आप बोल रहे हो कि सर जो प्रीमियम है उसको हम एक्सपेंस मानते हैं, उसको असेट नहीं मानते, तो फिर आप क्या करोगे, अगर एक्सपेंस मान रहे हो आप पूरा का पूरा राइट ऑफ कर दोगे। अब बताओ एक्सपेंस केस में बुक्स में जेएलपी दिखेगा क्या? और मान लो अब अगर बी ने रिटायरमेंट ले लिया, अब बी ने रिटायरमेंट लिया, तो बी बोलेगा भैया जेएलपी में मेरा पैसा दो। बी ने रिटायरमेंट, बी बोल जेएलपी का शेयर दो मेरा। अब अगर बी ने रिटायरमेंट लिया और बी अपना जेएलपी का शेयर मांगता है, तो इसका मतलब बुक्स में एसेट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है और 2,000 रुपए आ गए उसके, तो 2,000 में तो बी का शेयर है वो दे दो आप। भाई इसका मतलब क्या हुआ, अनरिकॉर्डेड एसेट है नहीं, तो बुक्स में आपको बैलेंस शीट में जेएलपी नाम का कोई एसेट नहीं दिख रहा, और आ कितने गए, तो 2,000 में जो उसका शेयर वो पे कर दो उसको। यस और नो? ये बात समझ आती है सबको? लेकिन मान लो आप प्रीमियम को क्या मानते हो, असेट। प्रीमियम को क्या मानो, अब बताओ पहले साल कुछ मिल रहा था क्या, तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सेम रहेगा, भले ही वो एक्सपेंस मानो भले ही वो। लेकिन सेकंड ईयर कितने रुपए मिल जाएंगे अपने को? तो अब मेरे को बताओ, आपने पेमेंट की तो एंट्री करी, बट अब राइट ऑफ कितना करोगे पता है सेकंड ईयर में? अगर प्रीमियम को क्या मानते हो, असेट, तो बुक्स में जेएलपी कितने पे दिखेगी बताओ? तो राइट ऑफ किया ही नहीं आपने, डेबिट बैलेंस चल रहा है। और अब पॉलिसी सरेंडर कर दी और कंपनी बोलती है भैया 2,000 ही देंगे हम, तो कंपनी क्या होगा, सरेंडर वैल्यू कितनी है और बुक्स में चल भी कितने पे रहा है? तो बताओ कंपनी पैसा तो देगी, बट पार्टनर बटेगा क्या? फर्म के पास पड़ा रहेगा। भाई फर्म तो ऑलरेडी दे चुकी है ना पार्टनर को बेनिफिट,
यहाँ पे फर्म ने चार्ज ही कितना किया सिर्फ पीएनएल से, तो 8 चार्ज किया तो 2000 पार्टनर्स को प्रॉफिट बढ़ के मिल रहा ना। जब पेमेंट बैंक असेट साइड 10 से कम हुई, आप समझो असेट कितने से कम करी आपने, बट पार्टनर प्रॉफिट एंड लॉस से कितना चार्ज किया, तो 2000 का ऑटोमेटिक कैपिटल बढ़ गया ना आपका रेशियो में। अब अगर बी रिटायरमेंट लेगा तो कुछ नहीं, तो ऑलरेडी दे चुके आप बी को, समझे बात को। और मान लो अगर सरेंडर होकर कंपनी 2500 दे देवे और चल रहा कितने पे, तो कितने रुपए और मिलेंगे। अब 500 अकेले बी को मिलेंगे क्या, तीनों में बैठेंगे। आई बात समझ में। अच्छा मान लो इस केस में बी की डेथ हो जाए और कंपनी 1 लाख रुपए दे देवे, तो पूरे 1 लाख बटेंगे 98,000। अगर जेएलपी 2000 पे चल रही है और 1 लाख मिले तो 2 दे चुके, 98 और दे दो तीनों पार्टनर्स को। अब भले डेथ बी की हुई बट मिलेंगे तीनों पार्टनर्स को, क्योंकि फर्म की पॉलिसी ऐसा नहीं सिर्फ बी के अकाउंट में डाल देना। तीनों पार्टनर्स को कौन से रेशियो में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। कौन से रेशियो में, तो आप देखो मैंने आपको नोटिंग ही कराई, देखो समझना। अकाउंटिंग फॉर जेएलपी किस पे डिपेंड करता है, ऑन पेमेंट ऑफ प्रीमियम, कि प्रीमियम पेड को क्या ट्रीट कर रहे हो आप। अगर प्रीमियम पे को क्या ट्रीट कर रहे हैं अपन, एक्सपेंस, तो देखो प्रीमियम एक्सपेंस जेएलपी बुक्स में दिखेगी नहीं। अगर प्रीमियम क्या ट्रीट कर रहे हैं तो किस पे चलेगी हमेशा, बोलो समझ में आया, एनी डाउट। हाँ अभी बता रहा हूँ, पहले यहां तक समझ में आया, नो कंफ्यूजन, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से, अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है बताओ। जेएलपी ली 2.5 लाख की, सरेंडर वैल्यू कितनी थी, और क्वेश्चन बोल रहा है प्रीमियम इज फुल्ली चार्ज टू रेवेन्यू एज एंड व्हेन पेड। रेवेन्यू मतलब पूरा पूरा प्रीमियम आप राइट ऑफ कर देते हो, तो बुक्स में चल रही है क्या। अच्छा रिटायरमेंट भी बोलो 2.5 लाख मिलेगी 50,000, और किस में डिवाइड हो जाएगा, तो 50,000 को 2 2 20 20 10, 2 2 20,000 20,000 10,000, तो क्या होगा 50,000 क्रेडिट टू ऑल पार्टनर्स, 2.5 लाख क्रेडिट टू ऑल पार्टनर, 2 लाख क्रेडिट टू ऑल पार्टनर। क्या ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए एन, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। समझ में आया, वापस समझाऊं, अगला देखो। A, B and C decide to take a JLP. After 5 years, B retire. Old profit is 2 to 1. After retirement, A, C decide equally. वही केस है। अब JLP ली 2.5 लाख की, सरेंडर 50,000। ट्रीटमेंट क्या होगा अगर JLP इज मेंटेन एट सरेंडर वैल्यू। अब सरेंडर मेंटेन हो रही है मतलब बुक्स में कितने पे चल रही है, 50,000 पे, और सरेंडर वैल्यू भी कितनी है, तो पार्टनर को कुछ मिलेगा क्या, तो ऑप्शन नंबर ए 50,000 क्रेडिट होगा नहीं, 2.5 लाख क्रेडिट होगा नहीं, नो ट्रीटमेंट इज रिक्वायर्ड, तो कोई ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है। तो सबको समझ में आया, एनी डाउट, क्लियर है, ठीक है। अब मैं इसी को डेथ के साथ भी लिंक करता हूँ जेएलपी को। देखो ध्यान दो, सेकंड क्वेश्चन देखो। अब ये डेथ ऑफ पार्टनर का सेकंड। ए बी एंड सी ए पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो 2:1:1। फर्म ने जेएलपी ले रखी है 1:20 की, बैलेंस शीट में ऑलरेडी चल रही 20,000 पे। अब बैलेंस शीट में 20,000 पे चल रही, मतलब बोलो प्रीमियम को असेट मान रहे हैं कि एक्सपेंस, तभी तो आप 20,000 पे चला रहे हो उसको कि भैया 20,000 तो मिल जाएंगे अपने को। ऑन द डेथ ऑफ पार्टनर, अब जेएलपी कैसे शेयर करेंगे, अब बताओ डेथ हो गई पार्टनर की, पहले बताओ डेथ हुई तो पॉलिसी मैच्योर हो गई, कितने रुपए इंश्योरेंस कंपनी से मिलेंगे, कितने 1 लाख मिलेंगे, 1:20। इंश्योरेंस कंपनी से तो पूरे 1:20 मिलेंगे ना। आप बैंक की एंट्री तो 1:20 ही करोगे, बट पार्टनर में कितना डिवाइड करोगे, तो आप अब 1 लाख को 2:1:1 में, तो 1,50,000 25 25, तो 50 25 25 60 30 30 40 35 35, 50 25 25। आई बात समझ में, एनी डाउट। अच्छा बस ये कैसे जेएलपी, बोलो समझ में आया, एनी डाउट, ठीक है। अब मैं आपको इसका एक अकाउंटिंग, आप लोग नोटिंग कर लो एक बार। व्हेन प्रीमियम पेड इज ट्रीटेड एक्सपेंस वाले में, ऑन पेमेंट ऑफ प्रीमियम, देखो ऑन पेमेंट ऑफ प्रीमियम, हाँ प्रीमियम, व्हेन प्रीमियम इज ट्रीटेड एज एक्सपेंस, व्हेन प्रीमियम इज ट्रीटेड एज एक्सपेंस, ऑन पेमेंट ऑफ प्रीमियम,
JLP premium account debit to bank. Writing of premium. So P&L to JLP. Every year above entry will be done. हर साल ये एंट्री होगी. ये केस नंबर 1 हुआ है ना. और फिर लिखो व्हेन प्रीमियम इज ट्रीटेड एज एसेट. तो जब पेमेंट ऑफ प्रीमियम तो JLP प्रीमियम टू बैंक. राइटिंग ऑफ प्रीमियम. P&L टू JLP प्रीमियम. ये एंट्री अबव सरेंडर वैल्यू. सरेंडर ऊपर जो वाला पैसा है उसकी एंट्री करेंगे ना. अबव सरेंडर वैल्यू मतलब सरेंडर वैल्यू के ऊपर जो है की एंट्री करनी है अपने को. एंड JLP विल अपीयर as asset in books at surrender value. JLP will appear in books at surrender value. बोलो यहां तक कोई डाउट क्लियर है. अच्छा अब लिखो अगला हेडिंग लिखो सेपरेट लाइफ पॉलिसी. सेपरेट लाइफ पॉलिसी. अब सेपरेट लाइफ पॉलिसी का कंसेप्ट है ना वापस JLP से मिलता जुलता है. बट फर्क क्या है कि फर्म ने जॉइंट लाइफ पॉलिसी ना लेकर के इंडिविजुअल पॉलिसी ले रही है. अब ये भी जो पॉलिसी है ये पार्टनर ने अपने लेवल पे नहीं ली है. फर्म नहीं ली है. जैसे मान लो ए के नाम की अलग ले ली, बी के नाम की अलग ले ली, ज्वाइंट नहीं ली. क्यों ज्वाइंट में दिक्कत क्या आती है, एक पार्टनर की भी डेथ हो पॉलिसी मैच्योर हो जाती है. तो फर्म ने क्या किया, सेपरेट लाइफ पॉलिसी ले ली. पेमेंट प्रीमियम फर्म ही कर रही है. सेपरेट मतलब तीनों की लाइफ पे अलग अलग पॉलिसी ले ली. अब मान लो ए का पॉलिसी वैल्यू 5 लाख है, इसका 8 लाख है और लेट्स से इसका 6 लाख है. और ये सेपरेट पॉलिसी है दोनों तीनों के नाम पे. ए के नाम पे अलग है, बी के नाम पे अलग है, सी के नाम पे अलग है. अब सेपरेट लाइफ पॉलिसी का कंसेप्ट क्या हुआ कि हमने क्या किया है, इंडिविजुअल पॉलिसी ले ली है. अब इस केस में भी कंसेप्ट वही, अगर मैच्योर कब होगी, या तो पार्टनर की डेथ हो या फिर टर्म पूरा हो जाए. अब मान लो ए की डेथ हो गई, तो बोलो बी और सी की पॉलिसी मैच्योर होगी क्या? सिर्फ किसकी मैच्योर होगी? ये मैच्योर होगी. तो अगर ए की डेथ हो गई तो ए की पॉलिसी मैच्योर हुई, तो पैसा कितना मिल जाएगा? पूरा 5 लाख. लेकिन ये किसको मिलेगा? ए को नहीं. फर्म ने ली ना पॉलिसी, तो ये तीनों को मिलेगा. भाई पॉलिसी ए की थोड़ी ना, ये पर्सनल. ये कोई एक ही पॉलिसी थोड़ी ना, फर्म ने ले, प्रीमियम तो फर्म दे रही है ना, लेकिन मैच्योर एक ही पॉलिसी हुई. अब सवाल ये कि सर ए की तो डेथ हो गई, तो ए की पॉलिसी का तो पैसा तीनों में बढ़ गया, लेकिन ये बी और सी के अंदर ए को कुछ नहीं मिलेगा क्या? तो क्या ये पॉलिसी मैच्योर हुई क्या बी और सी की? नहीं. बट ए की डेथ हो गई तो बी और सी ने भी, देखो ऑब्वियसली बात है, पॉलिसी तो बी सी की फर्म ने ले रखी है, तो उसका जो प्रीमियम है वो ए से भी तो चार्ज हुआ होगा. भाई बी और सी का जो प्रीमियम ए ने भी तो दिया होगा. अब ए की हो गई डेथ, तो ए की तो पॉलिसी मैच्योर हो गई, बट बी और सी की पॉलिसी तो मैच्योर नहीं हुई.
तो जब ए का पैसा आएगा तो वो तीनों में बटेगा, एबीसी में। तो सर क्या बी और सी के अंदर ए कुछ नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। लेकिन क्या मिलेगा अब यहाँ पे? सिर्फ जो सरेंडर वैल्यू का शेयर है वो बी ए को मिल जाएगा। अब क्या बी और सी पॉलिसी बंद कराएंगे? क्या बंद नहीं कराएंगे, बट सरेंडर वैल्यू का जो पैसा असेसमेंट कर लेंगे कि भैया आज आज अगर पॉलिसी बंद होती इतना पैसा कंपनी देगी, वो पैसा मिलकर के बी और सी ए के कैपिटल में डाल दें। तो एंट्री क्या हो जाएगी? फर्म ए के कैपिटल को बढ़ा देगी। किससे? बी और सी के कौन से वैल्यू से? उसमें जो ए का शेयर है वो ए को मिल जाएगा। तो ए की डेथ पे क्या मिलेगा? ए का पॉलिसी शेयर, पूरा पॉलिसी का पैसा ए को नहीं मिलेगा, जो उसका शेयर है वो, प्लस बी और सी का सरेंडर वैल्यू। आई बात समझ में? हाँ, शेयर ही मिलेगा जितना शेयर है। मान लो 50,000 सरेंडर है, ए का रेशियो 3/6 है, 3/6 कर लो। अच्छा मान लो अगर ये रिटायरमेंट ले ले, अज्यूम करो सेपरेट लाइफ पॉलिसी ले रखी है और ए की डेथ नहीं होती, ए क्या करता है? तो बोलो रिटायरमेंट पॉलिसी मैच्योर होगी? नहीं, तो क्या मिलेगा उसको? खुद का सरेंडर की दोनों का? तीनों का। भाई इसका सरेंडर मान लो 2,000 है, इसका 2 है, इसका 2, तो 6,000 में जो ए का शेयर है वो मिल जाएगा और ए की पॉलिसी बंद हो जाएगी। आई बात समझ? दिस इज पब्लिक और सेपरेट लाइफ पॉलिसी। इट मींस the policy taken on the individual life of the partner in case of separate life policy policy will mature on death or expiry of the term या तो डेथ हो या फिर टर्म क्या हो जाए? एक्सपायर हो जाए। एंड प्रोसीड्स आर शेयर्ड by all partners in their profit sharing ratio. However, in case of retirement, the surrender value of all partners is paid to retiring partner in PSR. सरेंडर वैल्यू सभी पार्टनर की पे हो जाती है रिटायरिंग पार्टनर, कौन से रेशियो में? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। इसमें एग्जांपल की तरह लिख लो। फॉर एग्जांपल, सेपरेट लाइफ पॉलिसी ए बी सी 5 लाख, पॉलिसी वैल्यू 8 लाख, 6 लाख, सरेंडर वैल्यू 10,000, 12,000 and 11,000. Assume if A dies, मान लो A की डेथ हो जाए तो अमाउंट पेएबल टू A, पॉलिसी वैल्यू शेयर ऑफ A, पीवी मतलब पॉलिसी वैल्यू, पॉलिसी वैल्यू शेयर ऑफ A प्लस सरेंडर वैल्यू शेयर फ्रॉम B एंड C।
कौन सा सरेंडर वैल्यू में कितना शेयर है? सरेंडर वैल्यू शेयर फ्रॉम बी एंड सीज पॉलिसी। अगर ए की डेथ हो जाएगी तो एक ही पॉलिसी मैच्योर होगी लेकिन पूरा पैसा नहीं मिलेगा। 5 लाख में जो ए का शेयर मिल जाएगा और बी और सी की 12 और 11 में जो सरेंडर वैल्यू है टोटल हुआ 23 में जो ए का शेयर है वो और मिल। और इफ ए रिटायर्स और मान लो ए ने अगर क्या लिया रिटायरमेंट, तो अमाउंट पेएबल कितना होगा अब इस केस में? अब रिटायरमेंट लिया तो बोलो कितना पैसा मिलेगा? सरेंडर वैल्यू ऑफ ऑल ए बी एंड सी, और ये भी किस में चला जाएगा? इन जो उसके रेशियो में वो जो ए का शेयर है वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। पूरा पैसा मत दे देना 10 12 11, पूरा ए का नहीं है। तीनों को जोड़ देना, 10 और 12 हुआ 22 और 11 33, 33,000 में जो ए का शेयर है वो प्रोपोर्शन ए को दे देना है ना। वापस समझाऊं? एनी डाउट? देखो एक बार